एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम धनवान था। नाम की तरह वो स्वयं भी वैसा ही था, लेकिन अकाल पड़ने की वजह से उसका धंधा चौपट होने लगा। व्यापारी का एक 22 वर्षीय बेटा था जिसका नाम था अरुण। वो भी अपने माता पिता के अनुरूप बुद्धिमान था। वो नगर में अपने पिता के ही काम धंधे में सहायता करता था। एक रोज जब अरुण अपने घर आया तो उसके पिता चिंतित से लग रहे थे। अपने पिता की चिंता को देखकर अरुण बोला, पिताजी, क्या बात है? आप चिंतित क्यों हैं? बेटा, पिछले 2 महीने से अकाल पड़ने की वजह से हमारा धंधा चौपट हो रहा है। मुझे इस बात की चिंता सता रही है। बेटा, तुम तो अभी युवा ही हो और तेरे पिताजी अब बीमार रहते हैं, तो ऐसे में ये किसी दूसरे नगर जाकर व्यापार भी नहीं कर सकते। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम किसी दूसरे नगर में जाकर व्यापार करो। वैसे भी एक दिन तो तुम्हें बाहर की दुनिया में कदम रखना ही होगा। पर हमारा बेटा अरुण तो बहुत छोटा है, ये कैसे व्यापार कर पाएगा? जी क्यों नहीं कर पाएगा? आपने तो इससे भी कम उम्र में व्यापार करना शुरू कर दिया था, तो ये क्यों नहीं कर सकता? क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? अरुण को अचानक से हुई इस तरह की घटना से समझ नहीं आ रहा था। अरुण मन ही मन सोचने लगा, घर से बाहर मैं पिता के साथ के बिना कभी नहीं गया, और माँ तो अब ये चाहने लगी है कि अब मैं किसी दूसरे नगर में जाकर व्यापार करूं। जब कुछ देर अरुण नहीं बोलता है। अरे बेटा, चुप क्यों हो गए? अब तुम्हारे पिता के कंधों के भार उठाने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें जल्दी से अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। अरे लेकिन तुम ये क्या कह रही हो? अभी अरुण छोटा है, इस दुनियादारी की समझ कहाँ है उसे? नहीं पिताजी, माँ सही कह रही है। वैसे भी तो मुझे कभी ना कभी घर से बाहर जाना ही होगा ना, व्यापार करने के लिए। बेटा, तुम अकेले कैसे जाओगे? पिताजी, मुझे अकेले जाने की क्या जरूरत है? मैं अपने दोस्त सुंदर को ले जाऊंगा। सुंदर? लेकिन बेटा, वो तो ब्राह्मण पुत्र है, भला वो तुम्हारे साथ क्यों जाएगा? पिताजी, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे मना लूंगा। फिर अरुण इतना कहकर अपनी दोस्त सुंदर के घर की तरफ निकल पड़ा। सुंदर अरुण का बचपन का दोस्त था। उसका परिवार गरीब था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अभी कुछ दिन पहले ही सुंदर की शादी हुई थी। अरुण ने सारी बात अपने दोस्तों को बता दी और साथ चलने के लिए जैसे ही आग्रह किया तो तुरंत सुंदर बोला, नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मेरी अभी अभी शादी हुई है, नए नए घर पर पंडिताइन आई है। यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। देख दोस्त, 1 साल की तो बात है। इतने दिन में शायद अगले साल बारिश हो जाए और मेरा व्यापार भी चमक जाएगा। इसीलिए बस 1 साल के लिए तो जाना है। नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मेरा काम वैसे भी पंडित कर्म का है। अगर इस अकाल में किसी की शादी नहीं हुई तो क्या होगा? कोई भूख से मरेगा तो उसका कर्म कांड करवा के ही काम चला लूंगा। शादी की बात तो तुम बिल्कुल ही बदल गए हो यार। मैंने तो तुम्हें बचपन से अपना सच्चा दोस्त माना है, लेकिन तुम तो स्वार्थी निकले। दोस्त, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें अपने मुनाफे से 20% का हिस्सा दूंगा। क्या सच में दोगे? अरे हाँ यार, सच में दूंगा, लेकिन हमें कल ही निकलना होगा, ठीक है ना? अरुण अपने दोस्त सुंदर को साथ चलने के लिए मना लिया था। लेकिन जैसे ही सुंदर ने अपनी पत्नी को रात को ये बात बताई तो वो नाराज हो गई और उसने कैसे भी करके अपनी पत्नी को मना लिया। अगले दिन अरुण सुंदर को अपने साथ यात्रा पर ले जाने के लिए उसके घर गया। उसने रास्ते के लिए अपने साथ खाने पीने का सामान रख लिया और इसके अलावा उसके पिताजी ने उसे व्यापार करने के लिए 4 स्वर्ण मुद्राएं भी दी थी, ताकि अरुण दूसरे नगर में जब व्यापार करे तो उसे किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कुछ ही देर में अरुण सुंदर के घर पहुंच गया। उसने उसे बाहर आंगन से ही आवाज दी, सुंदर, तैयार हो गए हो तो चलें? सुंदर ने अपनी पत्नी को अलविदा कहा और अपनी माँ के पाँव छुए और घर से अरुण के साथ यात्रा पर निकल गया।
दोनों दोस्त चलते ही जा रहे थे। व्यापारी पुत्र अरुण शारीरिक रूप से थोड़ा मोटा था, इसलिए उसे चलने में दिक्कत आ रही थी, जबकि ब्राह्मण पुत्र पतला था और उसे पैदल चलने की आदत थी। कुछ ही दूर चले थे कि अरुण ने सुंदर को पीछे से आवाज देते हुए कहा, सुंदर थोड़ा आराम कर लो मेरे दोस्त, मैं अब थक चुका हूँ। नहीं दोस्त, हम रुक नहीं सकते। थोड़ी देर बाद वैसे भी दोपहर होने वाली है। ब्राह्मण पुत्र सुंदर को अपनी पत्नी की याद सताने लगी, लेकिन उसे कैसे भी करके 1 साल अरुण के साथ रहना जरूरी था, क्योंकि 1 साल अरुण के साथ रहने का मतलब था कि वो अपना बाकी का जीवन आराम से बिना काम किए ही बिता सके। दोस्त अगर तुम रुक नहीं सकते तो मुझे कोई कहानी ही सुना दो। सुना तो देता हूँ, लेकिन आज मुझे कोई कहानी याद नहीं आ रही। मैं बस एक छोटा सा कथन बोल सकता हूँ, लेकिन वो कथन तुम्हारे एक सोने के सिक्के से भी कीमती है। क्या तुम एक सोने के सिक्के की कीमत जानते भी हो? ये एक सोने का सिक्का इतना कीमती है कि तुम्हारा परिवार आराम से 1 साल तक पेट भरकर खाना खा सकता है। अच्छा, ये बात है, लेकिन मेरा कथन तुम्हारे एक सोने के सिक्के के बराबर होगा। अगर सुनना है तो पहले सोने का सिक्का दो और फिर सुनो। अरुण ने सोने का सिक्का निकाला और सुंदर को पकड़ा दिया। ये लो, अब कुछ सुनाओ यार। देख दोस्त, 1 से भले 2 होते हैं। तुम कभी कभी अकेला महसूस करो तो किसी दूसरे साथी की तलाश करना, यानी वो साथी कोई भी हो। इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, या फिर कोई निर्जीव वस्तु जैसे कोई छड़ी, क्योंकि 1 से भले 2 होते हैं। सुंदर के इतना कहते ही अरुण को मन ही मन गुस्सा आ रहा था कि उसने इतने महंगे सोने के सिक्के के बदले में इतनी छोटी सी बात कही, लेकिन वो क्या कर सकता था। उसका सोने का सिक्का तो ब्राह्मण के पुत्र के हाथ में जा चुका था। व्यापारी पुत्र अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। इधर जैसे ही सोने का सिक्का ब्राह्मण पुत्र के हाथ में आया, उसके मन में लालच आ गया। दोनों दोस्त ऐसे ही बिना रुके चलते जा रहे थे। ब्राह्मण पुत्र लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा था, तो वहीं व्यापारी पुत्र को चलने में तकलीफ हो रही थी। अचानक कुछ दूर चलने के बाद, दोस्त कोई कहानी सुना दो यार, सफर कट जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मेरे पास बस कुछ कथन हैं जो कि कहानियों से भी ज्यादा अनमोल हैं। तुम्हारे जीवन में काम आएंगे वो। अरे ठीक है, तुम अपना बहुमूल्य कथन ही सुना दो। हाँ हाँ जरूर दोस्त, लेकिन पहले मुझे तुम एक सोने का सिक्का तो दो। ये लो, अब तो सुना दो। ठीक है, तो सुनो। तुम जब भी किसी अनजान के घर मेहमान बनकर रहो और जब तुम्हें खाना परोसा जाए, तो तुम पहला निवाला खाने से पूर्व किसी कुत्ते या बिल्ली को खिला देना। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहला निवाला स्वयं खाने की बजाय किसी जीव को खिलाना चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। अब अरुण को सुंदर पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके साथ 2 बार धोखा हो चुका था। वो दोनों दोस्त कुछ ही दूर बढ़ते हैं कि पीछे से, दोस्त अब मैं थक गया हूँ और दोपहर भी होने वाली है। क्यों ना हम थोड़े समय के लिए रुक जाएं? नहीं दोस्त, अभी हमें सहारनपुर का जंगल भी तो पार करना है, जहाँ बहुत सारे शेर व चीते रहते हैं। अगर दिन में हमने उस जंगल को पार नहीं किया तो फिर हम मारे जाएंगे, इसीलिए अभी नहीं रुक सकते। आखिरकार अरुण जैसे ही थक जाता है तो अपना सोने का सिक्का निकालता है और मजबूर होकर सुंदर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो दोस्त, सोने का सिक्का, और मुझे कोई और कथन सुना दो या कहानी सुना दो। अच्छा तो सुनो। तुम जब भी कभी किसी अनजान व्यक्ति के घर मेहमान बनकर ठहरो और जब तुम्हारा बिस्तर लगा दिया जाए, तो तुम उस बिस्तर पर सोने से पहले उस बिस्तर को समेट कर फिर पुनः साफ करके बिछा कर सोना। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो तुम्हारा बिस्तर लगाए, क्या पता गलती से उसमें कोई सुई या कोई
चुभने वाली वस्तु लगा दे, ध्यान से ना देख पाए वो। अरुण सोचने लगा, अरे ये तो इतनी छोटी सी बात है, इसमें सोने का सिक्का लेने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ सुंदर को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। अरुण निराश होकर सुंदर का अनुसरण करता रहा। अब अरुण को बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। उसके चलते हुए पांव लड़खड़ा रहे थे। वो कुछ ही कदम चला कि उसने सुंदर को पीछे से आवाज देते हुए कहा, रुको दोस्त, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, लेकिन तुम एक बार फिर से कोई कहानी या कथन सुना दो। हाँ, ठीक है मित्र, सुना देता हूँ, पर पहले सोने का। हाँ, देता हूँ। अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही सोने का सिक्का बचा है। अगर ये भी तुम्हें दे दूंगा तो फिर मैं व्यापार कैसे कर सकूंगा? तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे ये लो यार, अब तो सुना दो। अब व्यापारी पुत्र अरुण के सारे सोने के सिक्के उसके पास आ चुके थे। अच्छा सुनो, तुम्हें जब भी कभी लगे कि अब तुम चारों ओर से मुसीबतों से घिर चुके हो, तो उन परेशानियों के आगे कभी हार मत मानना। कोशिश करना उस मुसीबत से लड़ने की, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। क्या पता जो तुम्हारा दुश्मन है वो वक्त आने पर तुम्हारा दोस्त बन जाए। इसीलिए हर इंसान को साम दाम दंड भेद, इन चारों नीतियों के आधार पर हराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुमने मुश्किल समय में भी अपना आत्मविश्वास और हिम्मत नहीं खोया, तो तुम निश्चित ही कामयाब हो जाओगे। चलो अब मैं चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ? अपने घर। और कहाँ, मैंने तुम्हें जो ज्ञान देना था वो दे दिया। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। फिर वो अरुण को बीच रास्ते में ही छोड़कर वापस नगर की तरफ बढ़ जाता है। तो अरुण उसे पीछे से आवाज देते हुए कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ जाओगे। सुंदर अरुण की बातों को अनसुना करके वापस चला जाता है और अरुण दुखी होकर उसे देखता रहता है। सुंदर ने बातों बातों में अरुण के चारों सोने के सिक्के ले लिए थे। दूसरे नगर में बिना पैसों के कैसे व्यापार कर पाएगा, उसका तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। वो हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दोपहर हो चुकी थी। उसे कैसे भी करके शाम तक जंगल को पार करना था। व्यापारी पुत्र चुपचाप उदास होकर आगे बढ़ता है। धीरे धीरे जंगल में अंधेरा छाने लगा। अब उसे भूख और प्यास लग रही थी। इस कारण उसने चारों ओर पानी की तलाश की। कुछ ही दूरी पर उसे एक तालाब नजर आया, पर उसने पानी बहुत ही कम मात्रा में बचा था, क्योंकि वहाँ अकाल का प्रकोप था। फिर उसने तालाब के पानी से हाथ मुंह धोए। उसके बाद उसने अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाया। वो जैसे ही पुनः तालाब में पानी पीने गया, अचानक एक आवाज ने उसे डरा दिया। सुनो मित्र। वो चारों ओर पेड़ की तरफ देखने लगा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो पुनः तालाब का पानी पीने लगा। उसे अचानक आवाज आई, सुनो मित्र, मैं कुछ कह रहा हूँ। अरुण डर के मारे फिर इधर उधर देखने लगा। तुम कौन हो और मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ दोस्त, जरा नीचे देखो। अरुण ने देखा कि कोई कछुआ पानी से बाहर आ रहा था। तुम कौन हो कछुए? मैं एक कछुआ ही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? दोस्त, यहाँ अकाल का समय चल रहा है। मुझे यहाँ मत छोड़ो, वरना मैं बिन पानी के मर जाऊंगा। यहाँ कृपया करके मुझे अपने साथ ले चलो। और आगे 100 मील बाद एक बड़ी सी झील है, तुम मुझे वहां छोड़ देना मित्र। मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। नहीं, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर अरुण उस कछुए से बिना कुछ बात किए ही वापस जाने लगता है। जैसे ही कुछ कदम चलता है, उसे अपने दोस्त का कहा गया पहला कथन याद आ जाता है, जिसमें उसने कहा था कि 1 से भले 2। इसलिए वह पुनः उस तालाब की तरफ बढ़ता है।
और उस कछुए से डरते हुए पूछता है। अच्छा, तुम हो तो कछुए ही ना? हाँ दोस्त, मैं कछुआ ही हूँ। मैं कोई भूत पिशाच या कोई बेताल नहीं हूँ। अगर तुम कछुए ही हो तो फिर तुम इंसानी भाषा में कैसे बात कर लेते हो? वो सब मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। तुम मुझे उस झील के पास छोड़ दो। तुम मुझे अपने इस थैले में डाल दो। ठीक है। फिर वो उस कछुए को उठाता है और अपने थैले में डाल देता है। अब अरुण उस कछुए के साथ आगे की मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है और व्यापारी पुत्र ने अब तक जंगल को पार नहीं किया था। वो कछुए से पूछता है। अच्छा, तुमने ये बताया नहीं कि तुम इंसानी भाषा कैसे बोल सकते हो? आज से 5000 वर्ष पूर्व एक देवता उस तालाब पर एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे। तब हमारे एक पूर्वज ने उनका आदर सत्कार किया था। तब उनके सेवा से प्रसन्न होकर उस देवता ने हमारे वंश को यह वरदान दे दिया था कि हम सभी इंसानी भाषा बोलकर सभी राहगीर का मार्गदर्शन कर सके। अच्छा, तो ये बात थी और तुमने खामखा मुझे डरा दिया था। कछुए के बताए हुए रास्ते पर अरुण आगे बढ़ता जा रहा था। वो दोनों काफी दूर तक आ गए थे। कछुआ और व्यापारी पुत्र की बेचैनी बढ़ने लगी थी, क्योंकि जिस जगह पर वो थे वहाँ शेर, बाघ और चीता रहा करते थे। अरुण कछुए के साथ बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। इस दौरान उसे किसी चीते की आवाज सुनाई दी। वो डर के मारे डर सा गया, पर कुछ ही पल में वह चीता उसकी आंखों के सामने था। व्यापारी पुत्र डर के मारे तो मानो बुरा हाल हो रहा था। दोस्त, अब जो कुछ भी मैं बोलूं तुम वैसा ही करो। तुम जल्दी से मुझे इस चीते की तरफ फेंक दो और दौड़कर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। नहीं, मैं तुम्हें इसके सामने नहीं फेंक सकता। ये तुम्हें खा जाएगा। अरे तुम इसकी चिंता मत करो। तुम जल्दी से मुझे फेंक दो। इधर चीता अरुण की तरफ आगे बढ़ रहा था। कछुए के कहे अनुसार अरुण ने कछुए को उस चीते की तरफ फेंक दिया और खुद दौड़कर उस पेड़ पर चढ़ गया। वो चीता जैसे ही कछुए के मुंह को खाने लगा, उसने अपने मुंह और पैरों को अपने खोल के अंदर सिकोड़ लिया। वो चीता उसे खाना चाह रहा था, लेकिन कछुए का खोल बहुत मजबूत होने के कारण वो उसे खा ही नहीं सका। और कुछ देर कड़ी मशक्कत करने के बाद चीता निराश होकर वहां से चला गया। व्यापारी पुत्र उस पेड़ से नीचे उतरा और कछुए को उठा लिया और प्यार से चूमा। वो कछुए से बोला, दोस्त, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं मर जाता। दोस्त शब्द का अर्थ ही साथ देने वाला होता है। अब काफी अंधेरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक पेड़ के ऊपर विश्राम लेना ठीक समझा। अगले दिन वो जल्दी उठ गए और आगे बढ़ चले। शाम तक वो झील पर पहुंच गए, जहां उस कछुए को ठहरना था। चलो मित्र, अब तुम यहाँ रह सकते हो। मुझे अब आगे जाना होगा। दोस्त, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर वो कछुआ उस झील के अंदर चला जाता है। वो कछुआ झील के अंदर से बाहर आता है और अपने मुंह को खोलकर 5 मोती बाहर उड़ेल लेता है और बोलता है, दोस्त, ये मोती है तुम्हारे उन 4 सोने के मोहरे से भी ज्यादा कीमती है। तुम इनकी सहायता से व्यापार कर सकोगे, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है। वो गांव सभी जनों का है, लेकिन उसी गांव में एक ठगों का घर है। वो तुमसे ये सभी मोती छीन सकते हैं, इसीलिए तुम्हें इन्हें किसी भी तरह से छुपा कर रखना होगा। ठीक है मित्र, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उसके बाद उसने कछुए को अलविदा कहा और आगे बढ़ता चला।
वो शीघ्र ही उस गांव में प्रवेश कर जाता है। वो जैसे ही गांव में प्रवेश करता है, एक भोली सी शक्ल का बूढ़ा इंसान उसे घर के बाहर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो बूढ़ा व्यक्ति अरुण को जोर से आवाज देते हुए कहता है, बेटा, कोई राहगीर लग रहे हो? शाम हो गई है, रात हमारे घर ठहर जाओ। अरुण बहुत थका हुआ था। वो उसके घर ठहरना चाहता था, लेकिन अचानक उसे कछुए की कही बात याद आ जाती है कि इस गांव में एक घर ठगों का है। वो पैसा ठगने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए वो बिना रुके ही आगे बढ़ने लगता है। वो बूढ़ा व्यक्ति पुनः आवाज देता है और कहता है, अरे बेटा, इस गांव के आखिर में एक ठगों का घर है। जो इस गांव के जाने माने ठग हैं, वो किसी भी राहगीर को नहीं छोड़ते और उसे लूट लेते हैं। बेटा, मेरे घर में 2 जवान बेटियां हैं, इसीलिए मैं कभी किसी अनजान को अपने घर में नहीं रोकता। लेकिन तुम अच्छे इंसान हो तो रात रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। अरुण को वो बूढ़ा व्यक्ति भला लग रहा था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चाचा जी, आप जब इतना कह ही रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ। फिर अरुण उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके घर में प्रवेश करता है। अरुण की नजर अचानक एक लड़की पर पड़ती है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होगी। उसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बूढ़ा व्यक्ति बड़ा ही गरीब हो। यह मेरी बेटी अनंत प्रिया है, 30 वर्ष की हो चुकी है बेटा, लेकिन अब तक इसकी शादी नहीं हो रही है। अब क्या करूं बेटा? बेटी का बाप तो लोगों की बेटी से ज्यादा सोने की चाह भी होती है। अरुण उस लड़की को देखते ही दुखी सा हो जाता है। बेटा, मेरी जो छोटी बेटी है वो आज शाम के नाटक के लिए तैयार हो रही है। वो गांव में रामलीला में सीता की भूमिका निभाती है, तो वो उसकी तैयारी कर रही है। कुछ ही देर में वो बूढ़ा व्यक्ति एक खाने की थाल लेकर आता है, जिसमें खीर, हलवा, पूरी और आलू की सब्जी थी। अरुण को जोरों की भूख लगी हुई थी। वो अरुण से कहता है, अच्छा बेटा, तुम खाना खाओ, तब तक मैं कुछ काम करके आता हूँ, और कुछ चाहिए हो तो बोल देना। ठीक है चाचा जी। अरुण जैसे ही पहला निवाला खाने लगता है, अचानक उसे ब्राह्मण पुत्र का कहा गया दूसरा कथन याद आ जाता है कि कभी भी तुम जब खाना खाओ तो उसका पहला निवाला खुद खाने के बजाय किसी कुत्ते या बिल्ली को खिलाओ, इससे पुण्य मिलता है। अरुण ने तुरंत इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि एक बिल्ली उसके बिल्कुल पास में ही बैठी हुई थी। उसने उस निवाले को बिल्ली की तरफ फेंका। बिल्ली ने झट से निवाला खा लिया और जैसे ही अरुण ने अगला निवाला अपने मुंह में लेने लगा, वह बिल्ली छटपटाने लगी और मर गई। ये देखकर अरुण डर के मारे कांपने लगा कि उसे पता चल गया कि वे किसी साधारण बूढ़े आदमी का नहीं, बल्कि उस ठग का है, जिसके बारे में उस कछुए ने बताया था। अब तो वह मुसीबत में फंस गया। कछुए के मुताबिक उस घर से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसने कांपते हाथों से उस बिल्ली को उठाया और बिल्ली और उस खाने की थाली को दीवार के उस पार फेंक दिया। अपने हाथ धोए और एक जोर से झूठी डकार ले ली, ताकि उस ठग को शक न हो कि उसने खाना नहीं खाया है। अब अरुण उस ठग के घर में फंस चुका था। उसने ईश्वर का ध्यान किया और चुपचाप उस खाट पर बैठ गया। इधर वो बूढ़ा ठग और उसकी 30 वर्षीय बेटी अंदर उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। खाने में तो जहर मिलाया था, लेकिन अब तक मरा क्यों नहीं? पता नहीं किस मिट्टी से बना है। बेटी, चल मैं देखता हूँ वो मरा कैसे नहीं। तब तक तुम हमारी दूसरी योजना पर काम करो। जी पिताजी। इधर वे ठग अरुण के पास पहुंचा
और कहता है, बेटा, क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ चाचा जी, खा लिया। बहुत अच्छा खाना था। बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम्हें नींद आ रही होगी। मैंने तुम्हारे साथ वाले कमरे में बिस्तर लगवा दिया है। तुम जाकर सो जाओ। ठीक है चाचा जी। धीरे धीरे उस कक्ष की तरफ बढ़ता है और कमरे के अंदर जाते ही वो दरवाजे की कुंडी लगा देता है ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके। अरुण जैसे ही बिस्तर पर लेटने लगा, उसे सुंदर का तीसरा कथन याद आ गया कि तुम जब भी किसी के घर में मेहमान बनकर जाओ तो उसके बिस्तर में उस बिस्तर पर सो। तो सबसे पहले तुम उस बिस्तर को समेट कर वापस बिछाना। उसने सावधानी से उस बिस्तर पर बिछाए गए बिछौना को जैसे ही उठाया, वो डर के मारे चौंक गया। जिस मसान पर उसका बिस्तर लगा हुआ था, उसे लकड़ी से बनाने के बजाय कच्चे धागों से बुना गया था। उस मचान की सीध के नीचे एक तल घर में मकान बना हुआ था, जो कि उस कमरे से 20 फीट गहरा था। उस कक्ष में एक तेल की कढ़ाई चढ़ाई गई थी, जिसमें तेल उबल रहा था। एक बार फिर से उस ब्राह्मण के कथन ने उसे बचा लिया। उस बिस्तर को पुनः उसी तरह बिछा दिया। अब वह निराशा के गहरे अंधकार में डूब गया था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसी कक्ष में एक खिड़की नजर आई, लेकिन जैसे ही उसने उस खिड़की को खोलकर देखा तो पता चला कि वह मकान जमीन से कम 30 फीट ऊपर था। ऐसे में जमीन तक पहुंचना मुश्किल था। उसने निराश होकर उस खिड़की को पुनः बंद कर दिया। इधर एक पहर बीत जाने के बाद जब भी अरुण कढ़ाई में नहीं गिरा तो उसकी ये बेटी और वह ठग दोनों उसकी बेटी के कक्ष की तरफ जाते हैं। उसकी छोटी बेटी जितनी खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा निर्दयी थी। न जाने कितने निर्दोषों को उसने मारा था। उसका पिता उसका है, बेटी, उस राहगीर ने हमारी दोनों ही योजनाओं को असफल कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसके कमरे में जाओ और उसे मारने का प्रयत्न करो। करो जी पिताजी। उसने एक बड़ा सा खंजर लिया, जिसे उसने अपने बगल में छुपा लिया, और एक बेहोश करने वाली दवा की डिबिया भी ले ली। अब उसने एक दूध का गिलास हाथ में लिया और अरुण के कक्ष की तरफ चल दी। अरुण कक्ष के एक कोने में चिंतनशील अवस्था में बैठा हुआ था कि अचानक कमरे के दरवाजे को पीटने की आवाज सुनाई दी। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? मैं रूपवती, दरवाजा खोलिए, आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। मैं दूध नहीं पीता। अच्छा ठीक है, लेकिन आप दरवाजा तो खोलिए। अरुण ने डरते हुए दरवाजा खोला, पर रूपवती को देखकर वे हक्का बक्का रह गया। वो साड़ी में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आप अभी तक सोई नहीं? मेरी बहन ने आपके लिए कितना सुंदर बिस्तर लगाया हुआ था। हाँ, बहुत कमाल का। पहले तो आपकी बहन ने हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया कि अगर वो बिल्ली मेरे पास नहीं होती तो मैं लुढ़क ही जाता। अब अगर मैंने सोने से पहले इस बिस्तर को न संभाला होता तो नीचे तेल में तलकर मेरी भुर्जी बन गई होती। और आप कह रही हैं कि मैं अब तक सोया क्यों नहीं? अच्छा, तो आप चिंता ना करें, मैं अपनी बहन और पिताजी की तरह नहीं हूँ। हाँ, पता है, आप उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। आप शायद दूध में जहर मिलाकर लाई होंगी। फिर रूपवती ने दूध के ग्लास में एक घूंट दूध का पी लिया। अरुण को जैसे ही पता चला कि दूध में जहर नहीं मिला हुआ है, तो उसने जल्दी से दूध का ग्लास छीना और एक ही बार में सारा दूध पी गया। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके पास धन है, तो आपके पास जो भी धन है मुझे निकाल कर दे दो। मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगी। लेकिन मेरे पास कोई धन नहीं है। तुम सीधे से मुझे बता दो कि तुमने धन कहाँ छुपा रखा है, वरना ये खंजर तुम्हारे पेट में घुसा दूंगी और तुम्हें मार दूंगी, समझे? अपने ब्राह्मण दोस्त का चौथा कथन याद आता है कि जब भी तुम किसी बुरी परिस्थिति में फंसे हो, उस परिस्थिति से निकलने के लिए हर तरीका अपना लो। उसने स्थिति को संभालते हुए कहा, रुको रूपवती, मैंने तुम्हें बोला ना, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम पछताओगी, बहुत ज्यादा पछताओगी।
ठीक उसी राम प्रताप की तरह। राम प्रताप कौन है? बताता हूँ। फिर अरुण उसे राम प्रताप की कहानी सुनाने लगता है और रूपवती अरुण की बातों में इस तरह खो जाती है कि उसे ये भी पता नहीं चलता कि अब अरुण ने उसके हाथों में बेहोश करने वाली डिबिया छीन ली है। रूपवती ने अज्ञानता वश उस डिबिया को पदार्थ को सूंघ लिया और बेहोश हो गई। अब अरुण इधर उधर रस्सी की तलाश करने लग जाता है। उसे जल्दी रस्सी मिल जाती है, उस खिड़की से नीचे उतर जाता है। फिर वो उनके अस्तबल में डाला जाता है और वहाँ पर एक घोड़ा खुलता है और घोड़े पर सवार होकर शिगर वह नगरी पहुँच जाता है। इधर एक ठग और उसके परिवार को पता चला कि वो लड़का तो भाग गया, तो उन्हें अपनी मूर्खता पर गुस्सा आता है। व्यापारी पुत्र अरुण को विश्वास हो गया था कि निसंदेह उसके दोस्त के चारों कथन उसके सोने के सिक्कों से भी महंगे थे। अरुण ने उज्जैन में अपना व्यापार स्थापित कर लिया और उसने वहीं एक व्यापारी की पुत्री से शादी भी कर ली। 2 वर्ष के अंतराल के बाद अरुण अपने माता पिता से मिलने अपनी नगरी अपनी पत्नी के साथ जाता है। उसके माता पिता और उसकी बहादुरी और उसकी बुद्धिमानी पर गर्व हुआ। उसका व्यापार पुनः पटरी पर लौट आया। तो इस तरह अरुण ने साबित कर दिया कि अगर धैर्य से काम लिया जाए तो मुश्किल से मुश्किल शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है।